हेलो बच्चों, तो चलो हम लोग क्या जान रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं भैया प्रमुख अधातुएं, जिसमें हमने बात कर लिया है हाइड्रोजन अधातु के बारे में बात कर लिया, नाइट्रोजन अधातु के बारे में बात कर लिया। तो बचा क्या? एक ही तो अधातु बचा है, वो है ऑक्सीजन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑक्सीजन अधातु के बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलो अब हम जानते हैं ऑक्सीजन के प्रमुख गुण, ऑक्सीजन बनाने की विधि, ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया, साथ में लास्ट में जानेंगे ऑक्सीजन के उपयोग। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रमुख पॉइंट की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आवर्त सारणी होती है, आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, उसमें ऑक्सीजन का स्थान कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी में वर्ग 16 में प्रथम तत्व होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, 15 में कौन होता है? मैंने अभी जब नाइट्रोजन बताया तो आपको बताया ना, ग्रुप नंबर 15 में कौन होता है? प्रथम तत्व। तो प्रथम तत्व होता है भैया, ग्रुप नंबर 15 का प्रथम तत्व है आपके नाइट्रोजन। और जो ग्रुप नंबर 16 है, तो ग्रुप नंबर 16 का प्रथम तत्व कौन हो जाएगा पता है? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाँ, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट, ऑक्सीजन भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे भैया भूपर्पटी आई है, वायुमंडल नहीं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पूछता है आपसे, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन। और यदि भूपर्पटी बोल दे तो भूपर्पटी में भैया तो हमारे ऑक्सीजन भैया पाए जाते हैं। ओके, तो वायुमंडल की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, और भूपर्पटी क्या होता है यार? देखो, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे बाहरी वाला भाग आपका क्या कहलाता है? भूपर्पटी कहलाता है भैया। ओके, हाँ, तो दोबारा मत पूछना भूपर्पटी, 8वीं में पढ़े हैं, बहुत ईजी है। तो हाँ सर, भूपर्पटी में ज़्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन। आगे, वायुमंडल में भी नाइट्रोजन के बाद, अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन। और सेकंड नंबर में कौन पाई जाती है भैया? ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में भी नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। फिर से बता दो इसका परसेंट, वायुमंडल में 78% आपके पाए जाते हैं नाइट्रोजन, और बचा 21% पाया जाता है भैया ऑक्सीजन। ठीक है, तो सेकंड नंबर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में। ओके, चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। ये तो बहुत ईजी है, आपको पता होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो कैसे निकलेगा भैया? पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 और 2 8। बहुत इजी है। ठीक है, अब आगे और समझते हैं। देखो अगला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन के 2 अपरूप होते हैं, O2 तथा O3। अब ये अपरूप क्या है? तो भैया अपरूप क्या है? अपरूपता दर्शाना, मतलब किसी एक तत्व का विभिन्न रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? अपरूप कहलाता है। यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन के 2 अपरूप है, एक होगा आपका O2 और दूसरा होगा आपका O3। O2 है आपके ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे ऑक्सीजन, जिसको हम लोग श्वास लेने के लिए यूज करते हैं। अभी ऑक्सीजन ना हो तो कैसे जीवित रहेंगे? ऑक्सीजन है तभी तो सांस ले रहे हैं। ओके, अब ऑक्सीजन है ये। O3 क्या है? ये है ओजोन, ओजोन बोलते हैं। ओजोन का फार्मूला होता है O3। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये एक लेयर बनाती है वायुमंडल के ऊपर, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिसको क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। ओके, तो ये O3 है, तो इसके अपरूप है। आगे, अधिकतर ऑक्सीजन अणु O2 के रूप में पाए जाते हैं। ज़्यादातर आपको O2 के रूप में मिलेगा, ज़्यादातर क्या, जब भी मिलेगा O2 के रूप में मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के रूप में नहीं मिलता। वो अपने ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा रहेगा, और जब 2 परमाणु जुड़ जाते हैं भैया, उसी को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में मिलेगा, O नहीं मिलेगा। कभी भी आप रिएक्शन भी कराओगे तो O बस कभी नहीं लिखा रहता, जब मिलेगा आपको O2 के रूप में मिलेगा। आई होप बच्चों आपको ऑक्सीजन का ये प्रमुख पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और, ये तो वही है, और इसके अब ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि हम जानते हैं। ठीक है, अब लैब में किस प्रकार से हम ऑक्सीजन को प्राप्त करेंगे वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा?
तो ध्यान से समझना, वैसे तो कई विधियाँ होती है लेकिन आपके सिलेबस में आपके बुक में ये है जो कि हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। तो ऑक्सीजन को बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है, तब क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो देखो भैया ये है आपके पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला या सूत्र, ठीक है। ये है आपके पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक। अब इस पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। चलो इसको उष्मा देंगे भैया, गर्म करेंगे। ये गर्म करने का चिन्ह है भैया, इसी डेल से शो करते हैं, याद रखना, ये गर्म करने का सूत्र है। अब पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करें तो क्या बना, पोटेशियम मैग्नेट बना। अच्छा ये पोटेशियम मैग्नेट है, अच्छा जी, तो इसको याद रखना पड़ेगा, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट गलत लिख दिया बाबू, मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट दोनों का फार्मूला अलग अलग है, याद रखना, ये KMnO4 है और ये K2MnO4 है। तो ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये है आपका पोटेशियम मैग्नेट, ओके। अच्छा देखो, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये है आपका पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। इसका फार्मूला आ जाएगा KMnO4, इसका फार्मूला आ जाएगा K2MnO4 प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनेगा, ये मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज लिख देता हूँ, मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा, इसको सभी लोग जानते हो, यही हमको प्राप्त करना है, तो ये ऑक्सीजन गैस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब इस रिएक्शन को करते हैं समीकरण संतुलित, पता नहीं समीकरण संतुलित है कि नहीं, तो अभी देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये बेसिकली इसको आप याद रख सकते हो क्या क्या बनेगा, बाकी समीकरण संतुलित करना आपके ऊपर है। सामने में 2-3 लिखा रहता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, वो तो आप समीकरण को संतुलित करके प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो देखें सबसे पहले पोटेशियम कितने हैं, इधर 1, इधर कितने हैं 2, तो सामने में मैं क्या लगा दूं 2, अब हो गया पोटेशियम 2, पोटेशियम 2। इधर देखो, अब देखो सामने में जैसे ही मैंने 2 लगाया तो सबके मान चेंज, अब मैग्नीज कितने हो गए 2। मैग्नीज और मैग्नीशियम में अंतर है, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg और मैग्नीज का होता है Mn। तो यहाँ पे मैग्नीज है 2, तो इधर भी देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 और 1 क्या हो गया 2। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इधर है, इधर 4 2 6 और 2 8, तो इस प्रकार से हो गया भैया हमारा समीकरण संतुलित। तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये है पोटेशियम मैग्नेट, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, और इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस आपको प्राप्त हो जाते हैं, ओके। अब हम समझते हैं, अच्छा इसका PDF यहाँ पे, अच्छा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट PDF आपको नीचे स्लाइड बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिक रिएक्शन, क्योंकि आपको एग्जाम में तो ये बनाना ही पड़ेगा भाई। अगर ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछ दे तो आपको ये रिएक्शन लिखने हैं, साथ में ये डायग्राम भी आपको बनाने हैं, तो डायग्राम को समझो और इसको बनाने का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको एक परख नली लेनी है, उसको एक स्टैंड की सहायता से इस प्रकार से ऐसे व्यवस्थित कर देने हैं, ठीक है। ये स्टैंड है, ये परख नली है, यहाँ पे कार का लगा है, ठीक है। कार का क्या होता है पता है, एक इंजेक्शन का बॉटल होता है, इंजेक्शन का बॉटल आपने देखा होगा, सुई लगाते हैं ना भाई, तो इंजेक्शन के बॉटल में एक ढक्कन लगा होता है रबर का, जो रबर का ढक्कन है उसी को कार का बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कार का बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये स्टैंड है, ये बर्नर है, बर्नर मतलब भैया यहीं से तो आग जाएगी जी, इसको गर्म करेंगे, हाँ ये बर्नर है, मतलब ये गर्म करने का साधन है, ठीक है, ये गर्म करने का क्या है भाई साधन, ठीक है। अब देखो करने का साधन है तो ये समझ गए, तो गर्म करने का साधन ये बर्नर है, और ये आपका स्टैंड, ये परख नली, ये कार का, यहाँ पे एक पाइप लगा है, इस पाइप की सहायता से ये, जैसे कि सभी में हम लोग ये टफ रखते थे ना, टफ में ये उल्टा करके परख नली को ऐसे उल्टा करके रख देंगे इस टफ में, ठीक है भाई। ये सभी चीज़ में, जैसे कि हमने हाइड्रोजन में भी देखा ऐसे ही रखे थे, हमने नाइट्रोजन में भी देखा ऐसे ही रखे थे, तो सेम ऐसा ही ऑक्सीजन में भी रखना है।
अब बस रिएक्शन थोड़ी सी अलग है, क्या है, यहाँ पर हम क्या लेंगे पता है, यहाँ पर हम लेंगे भैया पोटेशियम परमैंगनेट। क्या लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर इस परख नली में यहाँ पर हम लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, और इस पोटेशियम परमैंगनेट को देखो बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही गर्म करे तो यहाँ पर क्या क्या बना भैया, यहाँ पे बने आपके ये वाले रिएक्शन में जो हुआ ना, ये दोनों बने, ठीक है, ये दोनों बने, और ये दोनों बने कहाँ पर, यहाँ पर बने। और साथ ही इन दोनों के साथ और एक चीज बना जो कि हम बनाने वाले हैं, वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन गैस O2 बना। तो O2 गैस के रूप में बनेगा। तो O2 गैस के रूप में बनेगा तो इस नली की सहायता से, ये देखो पाइप है, इसकी सहायता से इधर की ओर जाएगा यहाँ पर। अब पता कैसे चलेगा गैस जा रही है, तो इस पानी में बुलबुले बनने लगेंगे। तो पानी में भैया जब गैस जाता है तो बुलबुला आता है ना भाई, तो ये गैस जाएगा ऑक्सीजन गैस, इसकी सहायता से इधर आ रही है आपकी ऑक्सीजन गैस। तो इधर पानी के बुलबुले, मतलब पानी में बुलबुले ऐसे उबलने लगेंगे। तो समझ जाना यहाँ पे, हाँ ऑक्सीजन गैस आ रही है। तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर एकत्र हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके निकास नली है। और यहाँ पर कितना ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, 2 से 3 ग्राम। 2 से 3 ग्राम आपको KMnO4 लेने हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट 2 से 3 ग्राम लेना है, उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। पोटेशियम मैग्नेट बनता है और ऑक्सीजन गैस भी बनेगा। तो ऑक्सीजन गैस यहाँ से पाइप की सहायता से इधर रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे परख नली पे उसको एकत्र कर लिया जाएगा, ठीक। ये परख नली है, यहाँ पे पानी से भरा हुआ टब है और कुछ इसमें छूटा क्या नहीं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। अब ऑक्सीजन गैस बना कि नहीं बना, कैसे टेस्ट होगा, तो पहला टेस्ट आपका यहाँ पे पता चल जाएगा, गैस के बुलबुले बनेंगे। दूसरा टेस्ट, उस परख नली को सावधानी पूर्वक निकालना है थोड़ा जल्दी से, ताकि गैस ऑक्सीजन गैस मत निकले, ऐसे अंगूठा से दबा के रखना है। उसके बाद माचिस की तीली को वहाँ पे ले जाना है। अब उससे क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या होता है, जलने में सहायक। आपको पहले भी बताया हूँ, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कैसी होती है, वो होती है जलने में सहायक, वो होती है जलने में सहायक। अब ये जलने में सहायक है, मतलब अगर माचिस की तीली को आप इसके परख नली के अंदर डालोगे, मतलब वो माचिस की तीली जलती जाएगी, बुझेगी नहीं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हाँ भाई वहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से ऑक्सीजन गैस को हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे आगे ऑक्सीजन गैस के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन गैस के प्रमुख रासायनिक गुण हम जानेंगे, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे प्रमुख पॉइंट पहले बता दूं, ऑक्सीजन गैस ज्वलनशील नहीं होता। ज्वलनशील कौन होता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ज्वलनशील होती है, लेकिन ये जलने में सहायक होती है। कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस ज्वलनशील नहीं है लेकिन जलने में सहायक है, और हाइड्रोजन होती है ज्वलनशील, ठीक है भाई। ज्वलनशील मतलब जो खुद जलता है, और एक जो जलने में सहायक। तो जलने में सहायक मतलब अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ किसी का, ठीक है, तो मतलब मैं किसी को जला रहा हूँ तो मैं ऑक्सीजन हो जाऊंगा, और मैं खुद जलूंगा तो मैं हाइड्रोजन हो जाऊंगा। ओके, तो ठीक। अगला वाला पॉइंट, फ्लोरीन के बाद यह सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में, पूरे तत्वों में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व की बात करें तो कौन है भैया, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन। फिर सेकंड नंबर पे आएगा आपका ऑक्सीजन। उसके बाद आगे बढ़ो, अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे, मतलब ऑक्सीजन का अलग अलग तत्वों के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे क्या क्या उत्पाद बनेगा वो हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन कराएंगे भैया धातु तथा अधातु के साथ। पहले हम ऑक्सीजन को पहले धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर अधातु के साथ रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ भिड़ाएंगे। तीसरा पढ़ेंगे यौगिक से अभिक्रिया, कोई ना कोई यौगिक लेंगे उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। और चौथा फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl गैस से अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन का इन चारों के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हम रिएक्शन जानते हैं धातु तथा अधातु के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जो ऑक्सीजन होता है वो धातु तथा अधातु के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, ऑक्साइड मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन हो। तो ऑक्सीजन धातु हो या अधातु दोनों के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा। अब वो धातु कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा ऑक्साइड है। वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, वो मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा जी, बस नाम चेंज होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये सोडियम है। अच्छा, सोडियम एक धातु है कि अधातु है, धातु है सर। तो सबसे पहले हम धातु का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ।
तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा जी, Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। ये बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो आपके मन में फिर डाउट आ रहा होगा, सर सोडियम तो बढ़िया Na है, हाँ O2 ऑक्सीजन O2 के रूप में आता है, अणु के रूप में, तो Na2O बनाया। सर Na2O क्यों बना, NaO क्यों नहीं बना, इसको रटना पड़ेगा क्या? नहीं बच्चा, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, आपको इसको समझना है इसकी संयोजकता देख के। सोडियम है, ऑक्सीजन है। अच्छा बताओ सोडियम की संयोजकता कितने होते हैं? मैंने आपको बार बार कई बार बताया कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2। अब संयोजकता को तिरछा गुणा करते हैं भैया, जिससे हमको क्या मिल जाता है, सूत्र मिल जाता है। तो यहाँ पर बनेगा सोडियम कितना हो जाएगा, देखो सोडियम का 2 के साथ गुणा तो Na2, ऑक्सीजन का 1 के साथ गुणा तो O, तो इसी कारण से Na2O बनता है भैया, इसके पीछे कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो बस इसको रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे, तो इस प्रकार से होता है, बस आपको संयोजकता पता होनी चाहिए। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Na2 बनाया, जो कि सोडियम ऑक्साइड बनता है। इतना बात समझ में आया, ठीक। अब समीकरण को संतुलित करना है, तो ये तो छोटे मोटे बच्चों का खेल है, तो बहुत ही आसान है, हम कर देते हैं। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे सामने में क्या लगाऊंगा, 2। अब सोडियम बन गया 2। अच्छा बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? सर यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 है, इधर तो गड़बड़ है, इधर 1 है, तो सामने में लगाओ 2। अरे सर सामने में 2 लगने से ये तो 4 हो गया, 2 दूनी 4। अरे भाई तो इसको आप कर दो 4, ठीक है, तो इसको कर देते हैं 4, तो ये 4, देखो इस प्रकार से बन गया जी समीकरण संतुलित। 2 दूनी 4, क्योंकि इनका गुणा होता है, तो 2 दूनी 4 सोडियम, इधर भी 4 सोडियम, इधर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हो गया समीकरण संतुलित। तो आपको समीकरण को इस प्रकार से रटना नहीं है, 4Na + O2 2Na2O ऐसे नहीं रटना है, बस याद रखना ऑक्सीजन और सोडियम आपस में क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा Na2O, और इसको समीकरण को संतुलित फिर एग्जाम में आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो धातु था, अब बात करते हैं भैया अधातु की, ठीक है, अधातु की। अब जब ऑक्सीजन का अधातु के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, N2 नाइट्रोजन आपका अधातु है कि नहीं? हाँ, अभी तो वैसे अधातु वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो जब अधातु और अधातु आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, तब सर सहसंयोजी यौगिक बनता है, आपने पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधातु हैं और दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो ये आपका बन गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे उसको। ये क्या बन गया आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बन गया, ठीक है। तो देखो दोनों रिएक्शन किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, समीकरण संतुलित नहीं है तो सामने में लगा दो 2, जिसके कारण नाइट्रोजन भी 2 ऑक्सीजन भी 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 2, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेगा, NO बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, ठीक। तो ये रहा भैया आपका रिएक्शन, पहला रिएक्शन हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब इस बार हम जानेंगे कि जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से के साथ अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके या हाइड्रोजन गैस के मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग, ये विद्युत स्फुलिंग क्या है भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, ELECTR, इलेक्ट्रिक स्पार्क बोलेंगे, SPARK, स्पार्क बोलते हैं ना, स्पार्क ऐसा देते हैं, स्पार्क आता है, करंट आता है उसमें, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क को हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्फुलिंग, करने पर जल बनता है। तो देखो ये आपका हाइड्रोजन गैस है, ये आपका ऑक्सीजन गैस है, दोनों में क्या करा है, विद्युत स्फुलिंग करा है, इलेक्ट्रिक स्पार्क करा है, तब हमारा क्या बन गया भैया, जल, और जल ही जीवन है, इसके बिना अधूरा है सारा जीवन, ओके। तो जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल बनाते हैं। एक है आपका ज्वलनशील, ठीक है, मतलब जो खुद जलता है, यह है आपका ज्वलनशील, और ये क्या है, जलाने में सहायक, ये है जलाने में सहायक, ये खुद नहीं जलता, ये जलाने में सहायक है, दूसरे को जलाएगा, ठीक है, और ये खुद जलता है बेचारा। और जब दोनों मिल जाते हैं भैया, तो दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, दोनों मिलकर बन जाते हैं जल। और ये क्या काम करता है पता है, ये भैया जो जले हुए हैं उसको बुझाने का काम करता है, ठीक है, ये बुझाने का काम करता है, ओके। तो कितने ज़्यादा इनमें डिफरेंस आ जाती है इनको गुण में, है ना। तो ये आपको पता चल गया हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, जो कि आपको बहुत ईजी है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन हम समझते हैं यौगिक से अभिक्रिया। तो भैया लोग ऑक्सीजन जो है यौगिक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? यौगिक क्या, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं उसको यौगिक बोलते हैं। यौगिक का एक निश्चित फार्मूला होता है। तो ऑक्सीजन अमोनिया से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन तथा जल बनाती है। तो यहाँ पर देखो अमोनिया एक यौगिक है कि नहीं? हाँ सर यौगिक है, ठीक है। ये अमोनिया है और अमोनिया एक यौगिक है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और अमोनिया का आपस में क्रिया हुआ तो क्या बना? तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बना। ये आपके क्या है भैया? नाइट्रोजन गैस। तो इस प्रकार से आप नाइट्रोजन गैस भी बना सकते हो, ठीक है। और क्या बना? जल बना। क्या बना? जल। तो इस प्रकार से जब ऑक्सीजन जो है किसी यौगिक के साथ क्रिया करता है तो उस यौगिक के अनुसार वो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ पे यौगिक के रूप में अमोनिया लिए हैं तो ऑक्सीजन अमोनिया के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन गैस बना रहा है और जल बना रहा है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो कर लो, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है समीकरण संतुलित करना। नाइट्रोजन इधर कितने हैं? 2, इधर 1, सामने में 2 लगाओ, नाइट्रोजन हो गया 2। हाइड्रोजन अब कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सामने में 3 लगाओ, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन देखो 3, ऑक्सीजन इधर गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? सामने में 3 लगाने से ये ऑक्सीजन हो गया 3 और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मेरे को 3 लगाना पड़ेगा तब ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6। अब ऑक्सीजन हो गया 6 लेकिन इधर ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है भैया। तो मेरे को ना यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर लगाना पड़ेगा मेरे को 6, तब जाके ये समीकरण संतुलित होगा। लेकिन यहाँ पे अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया तो ये 6 दूनी 12 हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको 12 लिखते हैं। कितना लिखना पड़ेगा? ये 6 दूनी 12, ये 3 है तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। 4 3 12 हो गया। अब नाइट्रोजन कितना हो गया? 4। तो मेरे को सामने में क्या लिखना पड़ेगा? 2। अब ये हो गया नाइट्रोजन भी संतुलित। तो नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन देख लो यहाँ पे 4 3 12, ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन कहाँ पे है? यहाँ पर 3 दूनी मतलब 6 कम 6, सामने में लगा है 6। तो इस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। अगर आपको समीकरण संतुलित करना बिल्कुल भी नहीं आता तो 0 से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल पे चलेंगे, उसका अलग वीडियो बनेगा समीकरण संतुलित करना सीखने का। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको ये ऑक्सीजन के रासायनिक गुण का ये वाला टॉपिक समझ में आया? हाँ सर, कि किस प्रकार से ऑक्सीजन किसी यौगिक, मान लीजिए अमोनिया है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है और किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाता है। अब बात करते हैं इसके अगला टॉपिक, जब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अभिक्रिया करता है तब क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो सुनिए मेरी बात, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल होता है भैया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जल और क्लोरीन गैस बनाती है। क्या बनाती है? जल और क्लोरीन गैस बनाती हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है हमारे ऑक्सीजन भैया। अब दोनों आपस में मिलेंगे, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? याद रखना, ये क्या बनाता है? जल बनाता है और क्या बनाता है? क्लोरीन गैस बनाती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये बन गया जी। यहाँ पे HCl लिए वो गैस फॉर्म में लिए हैं, ठीक है भाई। मतलब हाइड्रोक्लोरिक आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे कौन सी फॉर्म में लिए हैं? गैस फॉर्म में लिए हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का HCl के साथ रिएक्शन हुआ ना, तो ये किस फॉर्म में टूटता है पता है? ये आपका टूटता है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ये तो आपका रहेगा O2, ठीक है। अब होगा क्या? यहाँ से H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। और ये जो क्लोरीन है एक और क्लोरीन का वेट करेगा अपने भाई का, और वो क्लोरीन एक और क्लोरीन के साथ जुड़कर Cl2 बना लेता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से समीकरण होता है। और इस समीकरण संतुलित है कि नहीं? तो देखो भैया, समीकरण संतुलित नहीं है तो समीकरण संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको आपके एग्जाम में समीकरण संतुलित करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो सामने में 2 लगा दो, हाइड्रोजन हो गया 2, क्लोरीन हो गया 2, क्लोरीन हो गया 2, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। अरे सर गड़बड़ हो रहा है, तो कुछ नहीं, सामने में 2 लगाओ, अब ऑक्सीजन हो गए 2। अब हाइड्रोजन हो गया 4, तो इसको हटाओ भैया, तुम काम के नहीं हो, तुम हटाओ यहाँ से, क्योंकि अब हाइड्रोजन हो गया 4 तो सामने में लिखो 4, ये रफ कार्य में करना। अब हाइड्रोजन हो गया 4, अब क्लोरीन कितने हो गए? 4, तो सामने में 2 लगाओ तो 2 दूनी 4 क्लोरीन हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा आपका संतुलित। तो ये रहा ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। आई होप बच्चों ऑक्सीजन के रासायनिक गुण समझ में आ गया। अब देखिए कुछ आगे ऑक्सीजन के उपयोग। हमने ऑक्सीजन के बहुत मुख्य पॉइंट जान लिए, ऑक्सीजन बनाने की विधि भी जान लिए, ऑक्सीजन का रासायनिक गुण भी जान लिए। अब ये लास्ट टॉपिक ऑक्सीजन का उपयोग।
ऑक्सीजन का उपयोग मेरे को बताने की जरूरत नहीं कितना ज़्यादा उपयोगी है आपके दैनिक जीवन में। ऑक्सीजन ना हो तो हम ना रहें, है ना। ऑक्सीजन है तब हम हैं भैया। तो देखो पहला, यह श्वसन तथा दहन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। श्वसन मतलब सांस लेने में हम जो उपयोग कर रहे हैं ऑक्सीजन वो श्वसन में आएगा। दहन मतलब कोई चीज़ जब क्या होता है जलता है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ नहीं जलेगा। आप चाहे कितना ही मिट्टी का तेल डालो, कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन जलने वाला नहीं। ऑक्सीजन है तभी चीज़ें जल रही है, तभी चीज़ें जलती है, ठीक है। तो एक श्वसन में कितना इंपॉर्टेंट है, एक दहन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। अगर ऑक्सीजन ना हो तो सब कुछ खत्म। आगे देखो, जीवन के आधारभूत यौगिक जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि में ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। चाहे वो प्रोटीन के सूत्र हो, चाहे वो वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सभी में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। आगे देखिए, कई रसायनों के औद्योगिक उत्पादन में द्रव्य ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के योग के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर कई रासायनिक औद्योगिक उत्पादन में बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जैसे कि रॉकेट ईंधन का उपयोग करना है या बहुत सारे चीज़ों में किसका उपयोग किया जाता है भैया, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग है, ठीक है। वेल्डिंग मशीन में आपने देखा होगा, वेल्डिंग जब करते हैं भैया तो जो जैसे कि वेल्डिंग मशीन में दो लोहा को जोड़ना है तो वो जो आते हैं ना गैस, तो गैस क्या है, कौन सी गैस है, वो ऑक्सीजन गैस है। वही एकदम, क्योंकि ये भैया जलाने में सहायक है, तो वेल्डिंग मशीन में वो इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग करा जाता है, ठीक है। वो बड़ा सा टंकी रखा होता है ना, टंकी, उसमें ऑक्सीजन गैस भरी होती है। तो ये मैंने ऑक्सीजन के कुछ बहुत उपयोग, इंपॉर्टेंट उपयोग आपको बता दिया है। साथ ही इसका उपयोग जो होता है, आजकल कोरोना वायरस हो गया, तो कोरोना वायरस में जो ऑक्सीजन की कमी होती है तो भैया गैस सिलेंडर भरा जाता है, उसमें ऑक्सीजन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे करंट में आ गया, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। वैसे आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग है, तो कोई जरूरी नहीं जो थ्योरी लिखा है उसी को आप लिखें। रटाफिकेशन वाली बात को छोड़ो, आप अपना कॉन्सेप्ट लगाकर, अपना माइंड लगाकर अपनी समझ विकसित करके भी लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। धातुओं का रसायन हमने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब इस चैप्टर के कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, उसमें हम जानेंगे इस चैप्टर के मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उसका सॉल्यूशन भी जानने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।